हेलो प्यारे बच्चों, स्कूल चैंपियंस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन के टाइप्स को कवर करने वाले हैं। एग्जाम में काफ़ी सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इन सभी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और जानेंगे कि अलग अलग टाइप की रिएक्शंस को हम कैसे पहचानते हैं और उनकी डेफिनेशन को कैसे लिखा जाता है। सारे कॉन्सेप्ट हम आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे। बच्चों, अगर अभी तक आपने इस चैप्टर का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उन दोनों पार्ट्स को देखिए, ताकि यहाँ तक आने का आपका सफर पूरा हो सके और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। पहले पार्ट में हमने जाना था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और उन्हें कैसे पहचाना जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उन्हें इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। और सेकंड पार्ट में हमने जाना था कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है। इसमें हमने काफी सारे क्वेश्चंस कवर किए थे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा था। तो इन दोनों पार्ट को आप ध्यान से देखिएगा। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में ना हम रासायनिक अभिक्रिया के टाइप्स कवर करने वाले हैं। 6-7 टाइप की अभिक्रियाएं होती हैं, हम उन्हें कवर करेंगे। इसी के साथ हम जानेंगे कि अपचयन और उपचयन क्या होता है, मतलब रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। और इसके अलावा हम ये जानेंगे कि विकृत गंधिता और संचारण क्या होता है, यानी कोरोजन क्या होता है। एग्जाम में इस टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अप्रॉक्सीमेट 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इस टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, इसके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। पहली रिएक्शन है संयोजन अभिक्रिया, जिसके अंदर होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरी है वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया, जिसके अंदर ही होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तीसरी है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथी है द्विविस्थापन, जिसके अंदर हम अवक्षेपण को जानेंगे। इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। फिर हम जानेंगे कि दहन अभिक्रिया यानी कंबस्टन रिएक्शन क्या होती है। और लास्ट में हम ये जानेंगे कि उपचयन और अपचयन क्या होता है, मतलब रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। तो चलिए सबसे पहला टाइप देखते हैं। सबसे पहला टाइप है संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बच्चों, कॉम्बिनेशन क्या होता है? एक ग्रुप होता है कुछ चीजों का। तो बच्चों, जब 2 या 2 से ज्यादा पदार्थ मिलकर आपस में एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे आप घर में मैगी बनाते हो ना, मैगी लेते हो, उसमें पानी डालते हो और उसमें मैगी मसाला डालते हो, तो क्या बन जाती है? मस्त मैगी बन जाती है, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो इसको क्या कहा जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कई तरीके की कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं, एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे अब क्विक लाइम की वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? शेक्ड लाइम बन जाएगा। जैसे CaO प्लस H2O की रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो ये क्या हुई? ये हुई एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें हमने 2 पदार्थ लिए, क्विक लाइम लिया और वाटर लिया। इसने क्या बनाया? शेक्ड लाइम बनाया, मतलब एक ग्रुप वाला पदार्थ बनाया। इसी तरीके से सोडियम और क्लोरीन को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। फिर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। तो बच्चों, ये सारी जो रिएक्शंस है ना, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल। अगर आपको ऐसी कोई रिएक्शंस दिखाई दे तो तुरंत लगा दीजिएगा कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब पहचानना कैसे है? तो देखिए, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक ग्रुप है और जो रिएक्टेंट है वो अलग अलग एलिमेंट है। इसमें हमको रिएक्टेंट की तरफ अलग अलग एलिमेंट दिखाई देंगे और प्रोडक्ट की तरफ एक ग्रुप वाला एलिमेंट दिखाई देगा। अगर ऐसा दिखाई दे तो हम पहचान जाएंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। चलिए अब अगली रिएक्शन देखते हैं। अब बच्चों, इसी के अंदर होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? साल 2023 में तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। तो बच्चों, ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बनने के दौरान हीट निकलती है, मतलब उसमें से एनर्जी निकलती है, तो उसी को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब भैया इसे याद कैसे रखेंगे? इतना टफ नाम है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो देखिए, ऊष्माक्षेपी बोल रहा है तो ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा छोड़ रहा है, ऊष्मा बाहर निकल रही है। तो छोड़ छेपी सिमिलर साउंड कर रहे हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रोडक्ट बनने के दौरान ऊर्जा बाहर निकलेगी।
उसी को क्या कहा जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या है इसके, जैसे नेचुरल गैस का दहन होता है, उसमें से क्या ऊर्जा निकलती है ना, गर्मी निकलती है। जैसे जब हम घर में एलपीजी गैस जलाते हैं, घर में कुकिंग करते हैं तो गैस जलाते हैं ना, तो उसमें से एनर्जी निकलती है, तो वो क्या हुई, वो हुई एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरीके से जब हम सांस लेते हैं तो उसमें से भी ऊर्जा निकलती है। इसी तरीके से जब सब्जियों का कंपोस्ट बनता है, मतलब खाद बनता है, तो उसमें से भी गर्मी निकलती है। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हो गए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के हो गए। अब बच्चों आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। चलिए अब अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब अपघटन अभिक्रिया। अब ये अपघटन क्या होता है, तो अपघटन का मतलब होता है टूटना, मतलब कोई चीज एक ग्रुप में होगी, वो अलग अलग हिस्सों में टूट जाएगी, तो उसी को क्या कहेंगे, अपघटन कहेंगे। इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो बच्चों जब एक बड़ा पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक छोटे पदार्थों में बदल जाता है तो इसी को क्या कहा जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। मतलब कॉम्बिनेशन वाली रिएक्शन का सेम उल्टा काम हो रहा है इस रिएक्शन में। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो यहाँ स्क्रीन पर आपको 3 लड़कों का एक ग्रुप दिख रहा है, ये हैं बेस्ट फ्रेंड। लेकिन एक दिन किसी बात से इनमें झगड़ा हो जाता है तो ये तीनों अलग अलग हो जाते हैं, मतलब इनका अपघटन हो जाता है, इनका डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो ये तीनों अलग अलग हो गए भैया, तो क्या हो गया, इनका अपघटन हो गया। तो इसी तरीके से जब कोई एक पदार्थ ग्रुप में होता है और उसे प्रोसेस करा जाता है और अलग अलग पदार्थ बनाए जाते हैं तो उसी को बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें क्या होता है, इसमें पदार्थ के टूटने के साथ साथ इनके बीच आयनों का एक्सचेंज होता है, मतलब जो रिएक्टेंट होते हैं ना इनमें, उनके बीच आयनों का एक्सचेंज होता है। तो इस बात को आपको याद रखना होगा क्योंकि इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था 1 नंबर का साल 2023 में। चलिए अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जैसे वाटर है, वाटर क्या है, एक प्रोडक्ट है। हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई थी तो वाटर बन गया था। लेकिन अब वाटर का जब हम अपघटन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा। तो जब भी ऐसी प्रोसेस करवाई जाएगी ना तो उसी को बोला जाएगा अपघटन। फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करें तो इसका अपघटन करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वाटर यानी H2O और ऑक्सीजन यानी O2। इसी तरह से कॉपर कार्बोनेट का जब रिएक्शन करवाई जाएगी, उसका अपघटन कराया जाएगा तो कॉपर ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। इसी तरह से हम अमोनिया को देख लेते हैं। अमोनिया में क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होती है, तो अपघटन होगा तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलेगी। वही नाइट्रोजन ट्राइडाइड में क्या है, नाइट्रोजन है और आयोडीन है, तो अपघटन होगा तो नाइट्रोजन और आयोडीन मिलेगी। तो इसमें क्या होता है बच्चों, कैसे पहचानोगे इन केमिकल रिएक्शन में, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी जो रिएक्टेंट की साइड है उसमें हमको एक फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा और जो प्रोडक्ट वाली साइड है उसमें हमको अलग अलग एलिमेंट मिलेंगे। तो जब भी ऐसी रिएक्शन दिखाई दे तो आंख बंद करके अपघटन अभिक्रिया पर अपना आंसर टिक कर देना, यानी ये कौन सी रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए अब अगली रिएक्शन देखते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है ना, उसी में होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब देखिए, इतना बड़ा हमने प्रोडक्ट लिया था, उसको अलग अलग पार्ट में तोड़ा है तो एनर्जी तो लगेगी ना। जैसे मान लो कोई एक लकड़ी है, उसको कुल्हाड़ी से अलग अलग टुकड़ों में काटना है तो एनर्जी तो लगेगी, हमें कितना जोर लगाना पड़ेगा कुल्हाड़ी से जब वो लकड़ी टूटेगी। तो इसी तरीके से ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें अभिकारक यानी रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए उष्मा यानी हीट, प्रकाश यानी लाइट या फिर विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। मतलब इसमें रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए हमें हीट चाहिए, लाइट चाहिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कोई पावरफुल चीज चाहिए। अर्थात जिन अभिक्रियाओं में उष्मा अवशोषित होती है, मतलब एब्जॉर्ब होती है, उन्हें ही क्या कहा जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, उष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। अब इसे कैसे याद रखें, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है तो देखिए शोषी किसका सिमिलर हो रहा है, शोषण का। शोषण मतलब छीनने की बात हो रही है, लेने की बात हो रही है, तो ये क्या लेगा, उष्मा लेगा। ऊष्माशोषी है ना, तो उष्मा का शोषण कर रहा है, मतलब उष्मा को शोषित कर रहा है, एब्जॉर्व कर रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है उसे ही एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक फाइनल प्रोडक्ट लिया था फेरस सल्फेट, इसे रिएक्टेंट कहेंगे क्योंकि इसमें हम तोड़ रहे हैं। तो फेरस सल्फेट पर जब हम हीट डालेंगे, उसमें उष्मा डालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। मतलब ये अलग अलग ग्रुप्स में टूट गया, इसमें अब अलग अलग पदार्थ बन गए हैं।
इसी तरीके से जब हम चूना पत्थर को अपघटित करेंगे, उसकी ऊष्मा के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बुझा हुआ चूना यानी CaO, और मिलेगी हमें कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये थे एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल। चलिए अब हम अगली रिएक्शन देखते हैं। तो अगली रिएक्शन है बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो काफी इंटरेस्टिंग है। इसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अब ये विस्थापन मतलब क्या? विस्थापन मतलब किसी एक चीज को उसकी जगह से हटाना। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसे हम समझते हैं। देखिए, जब भी कोई ज्यादा रिएक्टिव तत्व यानी ज्यादा सक्रिय तत्व किसी कम सक्रिय तत्व को उसके कंपाउंड से हटा देता है तो उसे क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नहीं समझ में आया? चलो एक एग्जांपल बताता हूँ। तो यहाँ पर झूले पर आपको ये दुबला पतला बच्चा दिख रहा होगा। ये मस्त झूला झूल रहा था एक दिन। तभी वहां पर क्या होता है, गार्डन में एक मोटा सा तंदुरुस्त सा बच्चा आता है। अब ये इसे देख के डर जाता है। अब मोटा बच्चा बोलता है कि चलो झूले से हट जाओ, मुझे झूलना है। तो ये बच्चा डर के हट जाता है और फिर मोटा बच्चा मजे से झूला झूलने लगता है। इसमें क्या हुआ, इसमें एक पावरफुल लड़के ने एक कमजोर लड़के को झूले से हटा दिया, फिर वो खुद झूला झूलने लग गया। तो इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी होता है। जो कम रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो हट जाते हैं ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट के कारण। अब इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, HCl की Mg के साथ हमने रिएक्शन करवाई तो Mg ने जो है ना वो Cl के साथ एक ग्रुप बना लिया, लेकिन हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया क्योंकि हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है। इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड और आयरन की जब रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिला, हमें मिला आयरन सल्फेट और हाइड्रोजन, इसने भी हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। इसी तरीके से नाइट्रिक एसिड और मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाने पे भी मैग्नीशियम नाइट्रेट मिला और इसने हाइड्रोजन को अलग कर दिया। फिर जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करवाई तो ये इसने जिंक क्लोराइड बना लिया और हाइड्रोजन को अलग बना दिया। इसी तरीके से लेड और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाई, इसने भी लेड सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन को अलग कर दिया। मतलब सब ने हाइड्रोजन को अलग कर दिया। हाइड्रोजन इसमें क्या था, कम रिएक्टिव एलिमेंट था, इसलिए हाइड्रोजन अलग हो गया। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। चलिए अब हम चौथी रिएक्शन की तरफ चलते हैं, जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट तो हमको समझ में आ गई, एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ने उसमें कम रिएक्टिव एलिमेंट को बाहर कर दिया था। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बच्चों कि जब दो पदार्थ यानी दो कंपाउंड आपस में मिलते हैं और उनके घटक यानी आयंस एक दूसरे से अदला बदली कर लेते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। पहले हम इसे एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए, ये दो लड़कों का ग्रुप है और इधर दो लड़कियों का ग्रुप है। अब ये दो लड़के आपस में दोस्त हैं और ये दो लड़कियां आपस में दोस्त हैं, लेकिन लड़के का जो ग्रुप है वो लड़की को नहीं जानता और लड़की का ग्रुप लड़के को नहीं जानता। तो बच्चों ये क्या करते हैं, ये आपस में दोस्ती कर लेते हैं। मतलब एक लड़की दूसरे लड़के से दोस्ती कर लेती है, दूसरी लड़की दूसरे लड़के से दोस्ती कर लेती है। तो इन्होंने क्या करा, अपना ग्रुप तोड़ के दूसरे ग्रुप बना लिए। तो इस तरीके से इन्होंने डबल डिस्प्लेसमेंट किया। अब इसे हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आप आसानी से समझ जाओगे। तो देखिए, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की रिएक्शन करवाई तो क्या हुआ, बेरियम जैसे BaCl2 और Na2SO4 की रिएक्शन करवाई तो क्या हुआ, बेरियम ने SO4 के साथ ग्रुप बना लिया, सोडियम ने क्लोरीन के साथ ग्रुप बना लिया। मतलब इन्होंने अदला बदली कर ली। अब जब भी ऐसी रिएक्शन आ जाए ना, दोनों तरफ हमें ऐसा लगे कि रिएक्टेंट ही है लेकिन बस उन्होंने अदला बदली कर ली है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अब आगे देखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाई तो क्या बना, AgCl बना और NaNO3 बना। मतलब Ag ने Cl के साथ ग्रुप बना लिया और सोडियम ने NO3 के साथ ग्रुप बना लिया। फिर लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन करवाई, लेड ने आयोडीन के साथ ग्रुप बना लिया, पोटेशियम ने NO3 के साथ ग्रुप बना लिया। मतलब इन्होंने भी अदला बदली कर ली। फिर आगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाई तो इन्होंने क्या किया, पोटेशियम ने SO4 के साथ ग्रुप बना लिया और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ ग्रुप बना लिया। देखो बच्चों, साल 2023 में यही क्वेश्चन पूछा गया था सेम। ये पूरी रिएक्शन हमें दे दी गई थी और फिर पूछा गया था कि किस टाइप की रिएक्शन है। तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगले एग्जाम्पल में कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाई तो कॉपर ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ ग्रुप बना लिया और सोडियम ने SO4 के साथ ग्रुप बना लिया। तो देखा आपने, ये एलिमेंट आपस में अदला बदली कर लेते हैं। ये जब भी फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपस में अदला बदली कर लेंगे और जब भी आपको अदला बदली दिखे तो आपको लगाना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो चलिए बच्चों अब अगली रिएक्शन को देखते हैं। अब ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ना, इसमें अवक्षेपण अभिक्रिया भी होती है। अब ये अवक्षेपण यानी प्रेसिपिटेशन क्या होता है, तो जब दो घुलनशील पदार्थ जो पानी में घुले हुए हैं मतलब एक्वस सॉल्यूशन, ये आपस में मिलते हैं तो एक ऐसा उत्पाद बनाते हैं जो पानी में नहीं घुलता, तो उसे ही क्या कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। मतलब हमने दो लिक्विड को मिलाया तो उसने कोई एक ऐसा पदार्थ बना दिया जो लिक्विड नहीं है, मतलब सॉलिड है, जैसे झाग बन जाता है वो, या फिर सॉलिड चीज बन जाती है वो, तो वो क्या कहलाएगी, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगी। अब देखो जब हमने बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की रिएक्शन करवाई थी तो क्या हुआ था, बेरियम क्लोराइड क्या था, एक सॉल्यूशन था, और सोडियम सल्फेट भी क्या था, एक सॉल्यूशन था। तो सॉल्यूशन को मिलाने से कायदे से तो सॉल्यूशन ही बनना चाहिए, लेकिन क्या बना, बेरियम सल्फेट बना। अब बेरियम सल्फेट क्या है, बेरियम सल्फेट एक सॉलिड है, तो जब दो लिक्विड को मिलाने से अगर सॉलिड बन रहा है तो उसे क्या कहेंगे, अवक्षेपण कहेंगे, यानी प्रेसिपिटेशन कहेंगे। अगली रिएक्शन में क्या हो रहा है, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है, AgCl बन रहा है। तो AgCl क्या है, एक सॉलिड है, और साथ ही में एक एक्वस सॉल्यूशन भी बन रहा है, NaNO3। फिर आगे लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया तो क्या बना, PbI बना, यानी लेड आयोडाइड बना। तो लेड आयोडाइड क्या हुआ, सॉलिड हुआ, तो ये भी क्या हुआ, ये एक अवक्षेप हुआ। तो जब भी दो लिक्विड को मिलाने पर एक सॉलिड चीज बनेगी तो उसे क्या कहेंगे, अवक्षेपण कहेंगे। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेसिपिटेशन यानी अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। चलिए अब अगली रिएक्शन को देखते हैं। तो बच्चों अगली रिएक्शन है कंबस्टन रिएक्शन यानी दहन अभिक्रिया। आपने डेली लाइफ में इसके काफी सारे एग्जाम्पल देखे होंगे। तो बच्चों जब कोई पदार्थ यानी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ तेजी से रिएक्शन करता है ना, और ऊर्जा यानी हीट उत्पन्न करता है, तो उसे कंबस्टन रिएक्शन कहते हैं, मतलब उसे दहन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रसोई में LPG को जलाना, गाड़ियों में पेट्रोल का जलना, या फिर मोमबत्ती का जलना, या फिर शराब में आग लगना, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं कॉम्बस्टन रिएक्शन यानी दहन अभिक्रिया के। मतलब इसमें क्या हो रहा है, पदार्थ जो है वो ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया कर रहा है और हीट और लाइट उत्पन्न कर रहा है, तो उसी को क्या कहेंगे, दहन अभिक्रिया यानी कंबस्टन रिएक्शन। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो जब हम मीथेन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। जब हम ऑक्टेन यानी पेट्रोल की रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। जब हम प्रोपेन यानी LPG और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा, यानी धुआं और पानी मिलेगा। और हम इथेनॉल यानी अल्कोहल और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और वाटर मिलेगा, मतलब धुआं और पानी मिलेगा। तो ये सारी रिएक्शन वो कंबस्टन रिएक्शन के एग्जाम्पल थे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अगली रिएक्शंस को देखते हैं, अगली रिएक्शन के टाइप को कवर करते हैं। तो बच्चों अब हम बात करेंगे उपचयन और अपचयन की, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। वैसे तो इसका कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है, लेकिन बच्चों आपको इसको समझने में काफी प्रॉब्लम आती है, तो इसे हम बिल्कुल बेसिक से आसान भाषा में समझेंगे। तो देखिए उपचयन क्या होता है। उपचयन मतलब क्या, उपचयन को सबसे पहले तो आप इंग्लिश में याद रखिए, क्या होता है, ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन की बात हो रही है। तो जब भी किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, इसमें आपको 3 चीजें याद रखनी है। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगी, हाइड्रोजन निकलेगी, मतलब इसमें से हाइड्रोजन भी निकलती है। किसी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन अलग हो रही है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और तीसरी बात ये कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए हमें 3 चीजें याद रखनी है। पहला, ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, मतलब ऑक्सीजन अंदर आ रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है रिएक्शन में, और 2 चीजें बाहर निकल रही हैं। क्या क्या निकल रही हैं, हाइड्रोजन निकल रही है और इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो जब भी कोई रिएक्शन आपको ऐसी दिख जाए जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, या फिर हाइड्रोजन निकल रहा हो, या फिर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हो, तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। अब इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, इसका एग्जाम्पल हुआ लोहे पर जंग लगना। अब ये कैसे एग्जाम्पल हुआ, तो देखो बच्चों, कील किसकी होती है, लोहे की होती है, स्क्रीन पर दिख रही होगी आपको। अब इसको जब हमने ऑक्सीजन के संपर्क में लाया, मतलब इसमें ऑक्सीजन को जोड़ दिया, तो क्या होगा, इसमें जंग लग जाएगी। मतलब जब इसमें ऑक्सीजन जुड़ा तो इसमें रिएक्शन हुई,
तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, इसमें ऑक्सीडेशन के कारण इसमें जंग लग गई। अब हम समझते हैं अपचयन को यानी रिडक्शन को। तो रिडक्शन मतलब क्या, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का लॉस होना, ऑक्सीजन निकलना। तो जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन अलग होते दिखाई दे तो समझ जाना कि वो रिडक्शन हो रहा है, मतलब अपचयन हो रहा है। जैसे यहाँ पर CuO है, मतलब कॉपर ऑक्सीजन है प्लस H2 है, इसकी जब रिएक्शन कराई गई ना दोनों की, तो क्या हुआ, कॉपर अलग हो गया और H2O अलग हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन अलग हो चुका है। लेकिन बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें होता है ऑक्सीडेशन का उल्टा। इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और इलेक्ट्रॉन्स जुड़ते हैं। जैसे ये अमोनिया वाली रिएक्शन में आपको दिख रहा है कि N2 की हमने 3H2 के साथ रिएक्शन करवाई, तो क्या हो गया, हाइड्रोजन जुड़ के एक ग्रुप बन गया, मतलब अमोनिया बन गया। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन जुड़ रहा था और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। लेकिन रिडक्शन में क्या हुआ, रिडक्शन में ऑक्सीजन निकल रहा है और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स जुड़ रहे हैं, मतलब ऑक्सीडेशन की उल्टी प्रोसेस क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। इसका बेस्ट एग्जांपल है आयरन ऑक्साइड से लोहा बनाना, मतलब Fe2O3 से आयरन बनाना, लोहा बनाना। तो इसमें क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन हट जाएगी और लोहा बन जाएगा, मतलब रिडक्शन हो गया ऑक्सीजन का। अब बच्चों एक कंफ्यूजन होता है हमेशा एग्जाम में कि जैसे पूछ लेते हैं ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं कि जुड़ते हैं, तो हमें ये याद नहीं रहता। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। इसके लिए बस आपको 2 वर्ड याद रखने हैं, ऑयल, रिग। ऑयल का मतलब क्या, ओ से बनेगा ऑक्सीजन, तो ऑयल का मतलब हो जाएगा ऑक्सीडेशन इज लॉस, मतलब ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, वो निकल रहे हैं। और रिग का मतलब हो जाएगा रिडक्शन इज गेन, मतलब रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जुड़ रहे हैं। तो आप इन 2 शब्दों को याद रख के ये याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किस रिएक्शन में निकल रहे हैं और किस रिएक्शन में जुड़ रहे हैं। अब यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो क्लियर हो गया, लेकिन ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ये भी तो पूछ ली जाती है एग्जाम में। तो देखिए बच्चों, ये भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मिला जुला रूप है। तो जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में एक पदार्थ ऑक्सीडाइज होता है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन निकलती है या फिर इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और दूसरा पदार्थ रिड्यूस होता है, मतलब ऑक्सीजन निकलती है या हाइड्रोजन जुड़ती है या इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। मतलब किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहे हैं, तो उसी को क्या कहा जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक रिएक्शन दिख रही है, CuO plus H2 gives Cu plus H2O। इसमें क्या हो रहा है, देखो कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो रहा है और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, मतलब ऑक्सीजन अलग भी हो रहा है और हाइड्रोजन जुड़ भी रहा है। तो यहाँ पर दोनों रिएक्शंस हो रही हैं, रिडक्शन की भी और ऑक्सीडेशन की भी। अब बच्चों ऑक्सीडेशन के इफेक्ट के कारण एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और एग्जाम में ये पूछी जाती है, वो है संक्षारण यानी कोरोजन। अब ये कोरोजन क्या होता है, तो देखो जब भी कोई मेटल यानी धातु धीरे धीरे खराब होती है तो उसी को कहा जाता है कोरोजन यानी संक्षारण। बच्चों आपने देखा होगा कि जो लोहे का ताला होता है उस पर पानी लगने से, हवा लगने से वो कुछ दिनों में लाल हो जाता है, मतलब उस पर जंग लग जाती है। आपकी मम्मी की आपने चांदी की पायल देखी होगी, जब उसको खरीदते हैं तो वो चमचमाती रहती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो काली पड़ जाती है। आपने कॉपर की भी कुछ चीजें देखी होगी, उस पे हरे हरे कलर की परत जम जाती है। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब हो रहा है कोरोजन, मतलब संक्षारण। मतलब जब किसी धातु पर हवा, पानी या फिर किसी केमिकल का असर पड़ता है और वो धातु धीरे धीरे गलने या खराब होने लगती है, तो इसी को कोरोजन यानी संक्षारण कहा जाता है। अब इससे बचने के उपाय क्या हैं, तो इससे बचने के उपाय है पेंट करना यानी उसकी पुताई कर देना, या फिर किसी धातु पर तेल या ग्रीस लगा देना। जैसे हम शटर पर लगाते हैं ना ग्रीस, या फिर साइकिल की चेन में तेल लगाते हैं तो वो खराब नहीं होती जल्दी और अच्छे से चलती रहती है। इससे बचने के लिए गैल्वेनाइजेशन भी किया जाता है। घरों पर जो चद्दरें चढ़ाई जाती हैं वो आप देखते हो चमकदार रहती है, तो उस पर गैल्वेनाइजेशन किया जाता है जिससे वो चमकती है। रहती तो वो लोहे की है पर वो उन पर गैल्वेनाइजेशन के कारण उन पर चमकदार परत लगाई जाती है जिससे उन पर पानी का जल्दी असर नहीं होता। और कई मेटल्स पर स्टेनलेस स्टील की परत चढ़ा दी जाती है जिससे वो जल्दी खराब नहीं होते। तो बच्चों यहाँ पर आपका कोरोजन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं विकृत गंधिता की यानी रैंसिडिटी की। तो रैंसिडिटी क्या होती है, रैंसिडिटी का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन के कारण भोजन में बदबू आना, यानी जो खाने पीने की
की चीजें होती है ना वो खराब हो जाती है, तो उसी को बोला जाता है रेंसिडिटी यानी विकृत गंधिता। मतलब क्या हुआ, ये जो खाने की चीजें होती है ना ये ऑक्सीजन के संपर्क में आने के कारण खराब हो जाती है। जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक टमाटर दिख रहा है, इसे आप कुछ दिनों तक ऐसे खुला छोड़ दोगे तो ये सब पिचक जाएगा, काला पड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसी को क्या कहा जाता है, विकृत गंधिता कहा जाता है। ये वो प्रक्रिया है जिसमें फैट्स या ऑयल के ऑक्सीडेशन के कारण, मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आने के कारण उनका स्वाद और उनकी गंध उसमें खराबी आ जाती है, मतलब उनका टेस्ट और स्मेल खराब हो जाते हैं। जैसे हमारे घर में खाना खराब हो जाता है, रात की सब्जी सुबह खराब हो जाती है, गर्मियों में वो कितनी जल्दी खराब हो जाती है, उसमें से गंध आने लगती है, फ्रूट्स कुछ दिन में खराब हो जाते हैं। तो ये सब ऑक्सीजन के संपर्क में आने के कारण खराब होते हैं। अब इनसे बचने के क्या क्या उपाय हैं, तो इनसे बचने के उपाय हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, एयर टाइट कंटेनर या फिर रेफ्रिजरेशन है, यानी उन्हें फ्रिज में रखो, ठंडाई में रखो, या फिर है नाइट्रोजन पैकिंग। अब ये जो नाइट्रोजन पैकिंग है ना, यह आपने कई बार देखी है। आपने कुरकुरे खाए होंगे, चिप्स खाई होगी, तो उसमें आप देखते हो कि चिप्स से ज्यादा तो हवा भरी होती है, तो वो नाइट्रोजन पैकिंग होती है। अब ये नाइट्रोजन पैकिंग क्यों की जाती है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आया, आपको पता है? एग्जाम में पूछा गया था कि आलू के चिप्स की थैली को नाइट्रोजन गैस से क्यों भरते हैं। तो हम इसके बारे में भी जान लेते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है आखिर। तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि देखिए, नॉर्मल हवा में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन के संपर्क में अगर कोई भी खाने की चीज आएगी तो वो जल्दी खराब हो जाएगी। अब ये जो पैकेट्स में चिप्स आती हैं, ये तो लॉन्ग टाइम तक चलाना होता है क्योंकि इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, फिर दुकानों पर रखी रहती हैं और फिर कई दिनों में ये बिकती हैं। तो इन्हें हमें लंबे टाइम तक सेफ रखना होता है ताकि जब भी आप इन्हें खाएं तो आप बीमार ना पड़ें, आप खराब चीजें ना खाएं। तो देखिए, हवा में ऑक्सीजन होती है और चिप्स में क्या होता है, तेल होता है और फैट होता है। तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीडाइज हो जाती है, जिससे चिप्स बासी हो जाती है और उसका स्वाद खराब हो जाता है। अब नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, यानी ये केमिकली रिएक्टिव नहीं है, तो ये ऑक्सीजन को हटाकर ऑक्सीकरण होने से रोकती है, यानी ऑक्सीडेशन होने से रोकती है। और नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है भाई? और इसलिए भरी जाती है ताकि इसमें मॉइस्चर ना लगे। हवा में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, नमी होती है जो चिप्स को गीला बना सकती है, उसे नरम बना सकती है। इसलिए भी नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है चिप्स के पैकेट में। इसी की मदद से चिप्स जो है वो लंबे टाइम तक क्रिस्पी बनी रहती है। और क्यों यूज किया जाता है नाइट्रोजन का? तो और इसलिए यूज किया जाता है ताकि इसमें बैक्टीरिया और फंगस से सुरक्षा मिल सके। ऑक्सीजन के कारण क्या होता है, बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं जो चिप्स को खराब कर सकते हैं। और नाइट्रोजन बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकती है क्योंकि एक नॉन सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाती है जिसमें फंगस पनप नहीं पाते। और दूसरा कारण है इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाना। नाइट्रोजन की वजह से चिप्स की क्वालिटी लंबे टाइम तक बनी रहती है, जिससे ये दुकानों और घरों में कई महीनों तक सुरक्षित रहती है। और नाइट्रोजन का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि यह हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती है। ये नेचुरल हवा में 78% तक मौजूद होती है, ये सेफ होती है और सस्ती होती है। तो बच्चों, इसलिए आलू की चिप्स की थैली में यानी उसके पैकेट में नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, और साथ ही ये पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये वीडियो पूरा होता है। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 को कवर करेंगे, जिसमें हम एसिड, बेस और सॉल्ट यानी अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में जानेंगे। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं। और इस वीडियो को अकेले अकेले बिल्कुल ना देखें, इसे अपने दोस्तों के साथ अपने स्कूल में जरूर शेयर करें। इसी तरह की और वीडियोस को पाने के लिए स्कूल चैंपियंस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।